डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द करंट इलेक्ट्रिसिटी। और करंट इलेक्ट्रिसिटी इंतहाई अहम चैप्टर है और इसमें से बेशुमार किस्म के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हम चैप्टर के आगाज में दो इंपॉर्टेंट टर्म्स को देखेंगे जिससे रिलेटेड एमसीक्यूज भी निकलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी निकलते हैं और एमडी कैट और ई कैट के क्वेश्चंस में इसके फॉर्मूला से रिलेटेड एमसीक्यूज पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें दो टर्म्स दिखाई देती हैं। नंबर वन इज द क्वांटाइजेशन एंड सेकंड इज द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब इसमें लिटिल बिट कंफ्यूजन रह जाती है समटाइम्स स्टूडेंट्स को कि सर ये जो दोनों टर्म्स हैं इन दोनों में क्या फर्क है, क्योंकि इन दोनों टर्म्स को अगर अलग अलग लेके चला जाए और फिर स्टूडेंट को कहा जाए कि इन दोनों को कंक्लूड करें तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुश्किल होता है कि बताना कि क्वांटाइज्ड रहने से क्या मुराद है और कंजर्व रहने से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट जानते हैं आज कि कंजर्वेशन और क्वांटाइजेशन में बेसिकली फर्क क्या है। अगर हम बात करें क्वांटाइजेशन की तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले तो यहां हम क्वांटाइजेशन की अलग से बात करते हैं। हम सब जानते हैं कि जो बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज है उस चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स। ये बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज स्टूडेंट्स जो हमने मिल्किंस ऑयल ड्रॉपलेट मेथड के जरिए फाइंड की हुई है और बेशुमार डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के जरिए भी जो हमने चार्ज की वैल्यू फाइंड की है दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब होता ये है कि ये जो हमारे पास चार्ज है या जो चार्जेस हैं वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इस वैल्यू के। इससे क्या मुराद है कि अगर मैं किसी से कहता हूं कि मेरे पास एक चार्ज है तो एक चार्ज से क्या मुराद है कि उसकी वैल्यू कितनी होगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। मैं अगर किसी को कहता हूं कि मेरे पास दो चार्जेस हैं तो दो चार्जेस से क्या मुराद है कि इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दे 2 से, यानी जो हर एक इंडिविजुअल चार्ज है उसकी बेसिक वैल्यू जो होगी वो इतने ही कूलम्स होगी, ये वैल्यू उससे वेरी नहीं करेगी। इसका मतलब क्या है कि कोई ऐसा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करता कि जिसकी वैल्यू कभी हम ऐसा कहें कि 1.7 इंटू 10⁻⁻19 है, या कोई ऐसा चार्ज नहीं है कि जिसकी वैल्यू अगर हम कहें कि 2 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन -19 कूलम्स है। हमारे पास जितने भी चार्ज हैं उन तमाम तर की जो वैल्यू होती है दैट इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। तो हम क्या कह सकते हैं, बेसिकली जो हमारे पास तमाम चार्जेस हैं उनका मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं बाय यूजिंग दैट एक्सप्रेशन Q इक्वल्स टू NE। हमारे पास ये आ जाते हैं नंबर ऑफ चार्जेस कि कितने चार्जेस हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, एंड E इज द बेसिक वैल्यू ऑफ अ सिंगल चार्ज दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब N की वैल्यू क्या है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स हमने यहां पर देखा कि अगर हमसे कोई कहता है कि एक चार्ज है तो हमारे पास उसकी सिंगल वैल्यू ये होगी, अगर हमसे कोई कहता है कि दो चार्जेस हैं तो उसकी वैल्यू इसका इंटीग्रल मल्टीपल होगी, अगर हमें कोई कहता है कि 3 चार्ज हैं तो उसकी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई करके 3 से मल्टीप्लाई करके उसकी वैल्यू हम निकाल लेंगे। लेकिन इसके बावजूद एक सवाल रह जाता है, हमने मान लिया कि ये वैल्यू इससे हटकर नहीं है, लेकिन हमारे जहन में ये भी तो आ सकता है कि क्या चार्ज हम 1.5 ले सकते हैं, एक मुकम्मल चार्ज हो, एक कंप्लीट चार्ज हो और दूसरा हम उसकी फ्रैक्शन को इस्तेमाल कर लें। ऐसा हम कंसीडर क्या कर सकते हैं कि एक चार्ज हमारे दो चार्ज पूरे हों और जो दूसरा चार्ज हम शामिल कर रहे हैं उसका हम क्वार्टर शामिल कर लेते हैं, लाइक 2.3 चार्ज अगर हम कंसीडर कर लें। तो स्टूडेंट्स याद रखें आप, हमारे पास n की वैल्यूज ऐसी एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये जो वैल्यू लिखी है बेसिकली दैट वैल्यू ऑफ ए सिंगल इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो इतनी वैल्यू रखता है। तो अगर मैं 1.5 कहता हूं तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन पूरा और दूसरा जो उसका हाफ ले रहे हैं। तो ये बात हमारे जहन में इस तरह से समझना और आसान होगा कि हम इलेक्ट्रॉन को कभी भी स्प्लिट नहीं कर सकते, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। इसकी हमेशा हमें होल नंबर वैल्यूज ही कंसीडर करना पड़ती हैं। तो जब बच्चों हम होल नंबर वैल्यूज कंसीडर करेंगे तो हमेशा हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आएगी वो उसका इंटीग्रल मल्टीपल ही होंगी। हम इन फ्रैक्शनल वैल्यूज को कभी भी कंसीडर, ये जो हमारे पास पॉइंट फॉर्म वैल्यूज आ रही हैं इनको कभी भी हम कंसीडर नहीं कर सकेंगे, ये ऐसी वैल्यूज एग्जिस्ट नहीं करेंगी।
इसका मतलब ये हुआ कि जो चार्ज है इसकी वैल्यूज क्या है, क्वांटाइज्ड हैं। सादे अल्फाज में क्या कहूंगा, वैल्यूज फिक्स्ड हैं, कांस्टेंट हैं, स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। इन स्टैंडर्ड और फिक्स्ड वैल्यूज से हटकर और कोई वैल्यूज नहीं हो सकती। ऑलराइट, अभी चलते हैं हम चार्ज की कंजर्वेशन की तरफ। चार्ज कंजर्वेशन। अब चार्ज कंजर्वेशन क्या है, जैसे स्टूडेंट्स हम अगर किसी बैटरी की बात कर लें या किसी सेल की बात करें, तो उस सेल के अंदर कंपनी की तरफ से एक डिस्क्रिप्टिव पेपर लगा हुआ है जिसके ऊपर लिखा हुआ है कि द सेल कंटेन्स 1 लाख चार्जेस। हमारे पास इतने चार्ज मौजूद हैं। अब होता क्या है कि हम इन तमाम चार्जेस जो सेल या बैटरी के अंदर मौजूद हैं, इन चार्जेस ने एनर्जी को कैरी किया हुआ है। और कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यहां एक चीज मैं आपको दिखा देता हूं, हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ने कैरी किया हुआ है चार्ज को, और चार्ज ने कैरी की हुई है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। बेसिकली हमारा जो लेना देना है, जो हम अपने अप्लायंसेस को वर्किंग में लेके आते हैं, जो हम एनर्जी ले रहे होते हैं, वो एनर्जी कहां से आ रही है, फ्रॉम द चार्ज। तो चार्ज ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को कैरी किया हुआ है। अब उस बैटरी के सेल के अंदर हमने मान लिया कि 1 लाख चार्ज मौजूद है। अब 1 लाख चार्ज से क्या मुराद है कि हम 1 लाख चार्ज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हमने क्या इस्तेमाल करना है, उनकी एनर्जी जो उनके पास मौजूद है। तो हम स्टूडेंट क्या करते हैं, एक बैटरी को, एक सेल को 6 माह साल इस्तेमाल करते हैं, देन उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। उस बैटरी के खत्म हो जाने से क्या मुराद है, हमने उस बैटरी को क्यों फेंक दिया, इससे मुराद ये है कि बैटरी के अंदर मौजूदा जो चार्जेस हैं उनके पास अब वो एनर्जी एनफ नहीं रही कि वो हमें एनर्जी सप्लाई कर सकें। एनर्जी तो नो डाउट रहेगी, वो एनर्जी इतनी कम हो गई कि हम उस एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर सकेंगे, वो चार्ज बाहर आकर अपनी एनर्जी डिलीवर नहीं कर सकेगा। बट याद रखें बच्चे स्टूडेंट्स, मैंने यहां पर क्या कहा, चार्ज की एनर्जी कम हो गई है, नंबर ऑफ चार्जेस में कमी नहीं आई। नंबर ऑफ चार्जेस जब आप सेल नया लाए थे तो अगर उसके अंदर 1 लाख चार्ज था, तो अब जब आप उसको फेंकने जा रहे हैं तो याद रखें अभी भी उसके अंदर 1 लाख चार्ज ही मौजूद है। आपने देखा कि नंबर ऑफ चार्ज जो है वो सेम रहे हैं, चार्जेस की अमाउंट में चेंज नहीं आया, चार्जेस के नंबर में चेंज नहीं आया। चेंज कहां आया है, इनकी एनर्जी में। इन्होंने अपनी एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, बदल दिया किसी और फॉर्म में। अब इनके पास जो अपनी बेसिक एनर्जी थी वो इतनी कम रह गई है कि ये मजीद उस बैटरी सेल से बाहर आकर हमें एनर्जी सप्लाई नहीं कर सकते। तो हमने देखा कि एनर्जी में चेंज आ सकता है, बट इनके नंबर या अमाउंट में चेंज नहीं आएगा। जितने इनिशियली चार्ज उस सेल या बैटरी के अंदर मौजूद हैं, उतने ही चार्जेस मौजूद होंगे कि जब हम खत्म शुदा बैटरी या सेल को डिस्पोज ऑफ कर रहे होंगे या हम जाया कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपने इस बेसिक डिफरेंस को समझ लिया होगा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है और कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्या मुराद है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम। अगर हमारे पास 1 कूलम चार्ज है तो बताएं कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था उसमें एक इक्वेशन का इस्तेमाल किया था, दैट इज Q इक्वल्स टू NE। ये Q हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ चार्जेस या अमाउंट ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिन्होंने चार्ज कैरी कर रखा है, एंड E इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज जो हमने लास्ट टाइम भी लिखी थी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब हम ये देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास 1 कूलम चार्ज में, ये हमारे पास जो Q है ये अमाउंट ऑफ चार्ज है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज है, तो इस 1 कूलम के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे। तो हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं, इस फॉर्मूला को रीअरेंज करना है और हम इसको लिख सकते हैं, और N इक्वल्स टू Q ओवर E। हमारे पास चार्ज हमने कंसीडर किया हुआ है, ये जो हमें गिवन है ये 1 कूलम है, इसका मैग्नीट्यूड 1 कूलम लिखा, डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं कि हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो नंबर इज ए कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ यूनिट नहीं होती।
तो अगर हम इसको बच्चों सॉल्व कर लें तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें हम इसको अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 6.25 इंटू 10⁻⁻20। दिस इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास ये आ चुके हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनकी वजह से हमारे पास जो अमाउंट ऑफ चार्ज या जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज था वो हमने देखा कि कितना बना हुआ था, 1 कूलम था। ये सिंपली हम क्या कह सकते हैं कि 1 कूलम चार्ज में हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं, 6.25 इंटू 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन बदल सकता है, हमें 1 कूलम की जगह कोई और वैल्यू गिवन कर सकता है। जैसे एमडी कैट के एग्जाम्स में कई बार ऐसे सवाल आया कि Q इक्वल्स टू 4.8 कूलम, फाइंड करें कि इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो आपने बेसिक करना क्या है, इस फॉर्मूला के अंदर जो आपने यूज किया N इक्वल्स टू Q/E, जस्ट चार्ज की जगह आपने वैल्यू को चेंज करना है। तो वैल्यू हमारे पास है 4.8 डिवाइडेड बाय जो हमारे पास बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज है वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो स्टूडेंट्स करना क्या होता है, डिवीजन अगर आपको दिखाएं तो डिवीजन कैसे की जा सकती है, जो पावर यहां मौजूद है इसको न्यूमरेटर में ले जाएं, बाकी जो दो फैक्टर्स मौजूद हैं आप इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व कर लें। और जैसे यहां पर देखिए ये माइनस का साइन आ रहा है, ये ऊपर जाकर नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने कैलकुलेटर पे किया तो कैलकुलेटर नेगेटिव पॉजिटिव साइंस की परवाह नहीं करता। तो ये वैल्यू भी ऊपर जाकर क्या हो रही है, हमारे पास प्लस हो रही है। तो हम इसको एक बार कंफर्म करते हैं साइंटिफिक मोड में जाकर, 1 डिवाइडेड बाय 1/6। यस, तो हमने देखा स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 1.6 ये बन जाता है 0.625। तो अगर मैं इसको साइंटिफिक में लेकर आऊं तो 6.25 इंटू 10⁻1 और ये जो ऊपर प्लस 19 है ये आपस में मिलकर इसको कर देंगे प्लस 20। इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें तो जैसे आपको टेक्निक बता दी मैंने कि 10 की पावर तो एज इट इज ऊपर चली जाएगी, आपने इन दोनों को डिवाइड करके देखना है कि क्या आंसर बनता है। तो 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3 और साथ में जो पावर है इंटू 10⁻19 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को वेरी करेगा, हमसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पूछेगा, हमसे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के बारे में भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं या कोई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें गिवन करता है तो फाइंड करेंगे टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज कितना होगा। तो उम्मीद है कि आप इस छोटे से फॉर्मूला से 2 से 3 जो अननोन फैक्टर्स हैं आसानी फाइंड कर लेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट डिस्कशन है दैट इज रिलेटेड टू द थर्मल वेलोसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्योंकि हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एंटर हो चुके हैं तो यहां पर ये दो बातें इंतहाई अहम हैं। अब वो दो इंतहाई अहम बातें क्या हैं, अगर मैं यहां पर आपको 2 वायर्स दिखा दूं, हम 2 वायर्स कंसीडर करते हैं। एक वायर मेरे पास इस तरह से है और दूसरी वायर भी इसी तरह से दिखा देते हैं स्टूडेंट्स आपको। एक वायर को हम कनेक्ट कर देते हैं विद द सोर्स ऑफ करंट और हम प्रोवाइड कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और दूसरी वायर को हम पोटेंशियल डिफरेंस के साथ कनेक्ट नहीं करते तो लिख देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं है। जैसे कि मैंने यहां पर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल दिखाया और यहां नेगेटिव दिखाया, तो अकॉर्डिंग टू द कन्वेंशंस हम दिखा सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो पॉजिटिव टू नेगेटिव बनेगी। अब स्टूडेंट्स हमने देखा कि एक वायर के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मेशन देख ली क्योंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस कनेक्ट कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। दूसरी वायर को हमने किसी भी बैटरी के साथ कनेक्ट नहीं किया, पोटेंशियल डिफरेंस 0, लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस वायर के अंदर भी जो मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं। कोई यहां जा रहा है, कोई यहां जा रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां मूव कर रहा है, यहां चल रहा है, वहां चल रहा है, ये भी तो मूव कर रहे हैं। अब यहां एक कंफ्यूजन ये है कि बेसिक हम करंट को डिफाइन क्या करते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। किसी कंडक्टर से यूनिट टाइम के अंदर कितने चार्ज मूव कर गए, तो इसे हम कहते हैं कि करंट। मुझे ये दिखाई देता है कि इस वायर में भी जो चार्ज है वो चल रहा है,
तो इस मूवमेंट को अगर मैं कंसीडर कर लूं फ्लो ऑफ चार्ज इन यूनिट टाइम, तो मुझे यहां से भी करंट मिल जाना चाहिए था बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन मैं ये देखता हूं कि ये वायर हमें जो आउटपुट में करंट दे रही है, जो इसके अंदर करंट है वो जीरो है। अब वो ये जीरो क्यों है, इस चीज को समझना है स्टूडेंट्स हमने, कि ये जो चार्ज हमारे पास रैंडमली मूव कर रहा है, ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहे हैं, इनका जो रेट ऑफ फ्लो है, ये अगर हम कंसीडर कर लें कि 100 इलेक्ट्रॉन हमारे पास मूव करता है टुवर्ड लेफ्ट साइड, तो डेफिनेटली मैं ये भी कहूंगा कि जो 100 इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहे हैं हमारे पास राइट साइड पे, क्योंकि इतनी रैंडम मूवमेंट है कि इलेक्ट्रॉन राइट साइड पे भी जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे भी जा रहे हैं, अप भी जा रहे हैं, डाउन हर तरफ जा रहे हैं। अगर 3 डायमेंशनली देखें तो हम इस करंट के जीरो होने के पीछे एक लॉजिक ये रख सकते हैं कि यहां पर जो हमारे पास नेट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो कितना होगा, जीरो होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हर तरफ है। तो जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज हम नेट निकालेंगे तो तमाम डायरेक्शंस का रेट ऑफ फ्लो आपस में ऐड होकर हमें आंसर जीरो देगा। ये बात तो समझ में आ गई कि रेट ऑफ फ्लो जो हमारे पास यहां पर चार्जेस का जो इलेक्ट्रॉन्स का है वो जीरो हो रहा है, इस वजह से इलेक्ट्रॉन जीरो हो गए। लेकिन सवाल ये है कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्यों चल रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स हम अपने इस टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने थर्मल वेलोसिटी का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स खुद ब खुद चल रहे हैं विद इन द कंडक्टर, विद इन द मेटल, कोई लेफ्ट साइड पे जा रहा है, कोई राइट साइड पे जा रहा है, बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। क्योंकि हर मटेरियल की अपनी कोई ना कोई एनर्जी तो होती है और थर्मल इंटरैक्शंस भी होते हैं। तो उन थर्मल एनर्जी की वजह से क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव कर रहे हैं। तो हम ये डिफाइन कर सकते हैं, द एवरेज वेलोसिटी possessed by these electrons due to the thermal velocity, due to the thermal energy is known as the thermal velocity। और ये कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 10⁵ to 10⁶ मीटर पर सेकेंड। ये तो स्टूडेंट आ गई, ये वो वेलोसिटी जो इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के पास है बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी। बट व्हाट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी? तो हम देखते हैं कि जब हम किसी बैटरी को वायर के साथ कनेक्ट करते हैं तो ये तमाम चार्ज खुद को अलाइन कर लेते हैं और ये मूव करते हैं इन सेम डायरेक्शन। और अगर हम कन्वेंशन को फॉलो करें तो ये मूव करेंगे फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और अगर हम इलेक्ट्रॉनिक करंट को फॉलो करते हैं तो ये चलेंगे नेगेटिव टू द पॉजिटिव। तो हम देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ द बैटरी और पोटेंशियल डिफरेंस ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द सेकंड पोटेंशियल इन सेम डायरेक्शन। तो इस सूरत हाल में हमने क्या किया, बाहर से एक एनर्जी अप्लाई की, एक फोर्स लगा दी, जिसकी वजह से सारे के सारे जो चार्ज थे वो एक ही डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होने लग गए, एक ही डायरेक्शन में चलने लग गए। तो हम क्या कहेंगे, the average velocity with which electrons are drifted in a conductor when potential difference is applied is known as the drift velocity। तो स्टूडेंट्स हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को अगर यहां पर लिखें, क्योंकि मैं डिफाइन कर चुका हूं, डेफिनेशन के लिखने का मकसद नहीं है, हम ये देखना चाहते हैं कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है और ये कितनी देर के लिए होती है, दैट इज फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे ही पोटेंशियल अप्लाई किया और उस छोटे से मोमेंट लम्हे के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स खुद को अलाइन करते हैं देन चलते हैं, दैट मोमेंट गिव्स अस द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और उस दौरान जो वेलोसिटी होती है दैट इज अबाउट 10⁻³ to 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, जो कि बहुत कम है। और ये कब होती है, फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब हम किसी भी वायर को, मेटल को किसी पोटेंशियल या किसी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब बैटरी नहीं कनेक्ट की जाती तो भी इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं, जब बैटरी कनेक्ट की जाती है तो भी चल रहे हैं। बट पहली सिचुएशन में रैंडम मूवमेंट थी, और रैंडम मूवमेंट के दौरान जो वेलोसिटी है वो थर्मल वेलोसिटी है बिकॉज ऑफ द थर्मल एनर्जी, और वो कितनी है, वो बहुत ज्यादा है, हमने देख ली। बट सेकेंडली जब हम बैटरी कनेक्ट करते हैं और बैटरी के कनेक्ट करते ही उस वक्त, उस मोमेंट में जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होते हैं इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड या ऑपोजिट टू द फील्ड, उस वक्त जो फॉर वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम जो वेलोसिटी गेन करते हैं ये इलेक्ट्रॉन, वो कहलाती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ये बहुत ही कम वैल्यू रखती है, दैट इज अबाउट 10⁻³ to 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। हम नेक्स्ट लेक्चर में ये बात करेंगे कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू में वेरिएशंस हैं।
उसको हम फॉर्मूला के साथ एक रेफरेंस के साथ समझेंगे। अभी इस चीज को यहां पर एंड करते हैं कि हमारे पास दो वेलोसिटीज हैं और दोनों में फर्क क्या है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ बातें आपको समझाना और बताना जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एनालिटिकली हमसे पूछे जाते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए और इस पे डिस्कशंस करने के लिए हमें करंट डेंसिटी के बेसिक आइडियाज और बेसिक डेफिनेशंस के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली करंट डेंसिटी होता क्या है? अगर हम इसको ये कहें कि जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट होता है स्टूडेंट्स, सिंबल इसका होता है जे, और हम जिस कंडक्टर से करंट का फ्लो करवा रहे हैं वो फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया कितना है, दैट एक्चुअली टेल्स अस अबाउट द करंट डेंसिटी। अगर हमारे पास रेट ऑफ फ्लो ज्यादा है थ्रू द एरिया ऑफ ए कंडक्टर, तो याद रखें कि करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। अगर हम करंट का फ्लो कम कर देते हैं पर यूनिट एरिया, तो करंट डेंसिटी भी कम होगी। अब डायग्राम से इसको कैसे समझा जा सकता है, जरा इस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स सपोज कि हमारे पास दो वायर्स हैं, सपोज करें कि दोनों ही कॉपर की बनी हुई है, एक ही मटेरियल की हैं, या एल्यूमिनियम की बनी हुई है, दोनों को हम सेम मटेरियल कंसीडर करते हैं। यहां सपोज करते हैं कि स्टूडेंट्स हमारे पास पर यूनिट एरिया यहां से चार्ज चलना शुरू हुए और वो चलते हुए अंडर द एक्शन ऑफ फील्ड यहां तक पहुंच गए। हमने इस वायर को कनेक्ट कर रखा है विद द सोर्स ऑफ करंट। सिमिलरली यहां पर भी इस वायर को हम कनेक्ट कर लेते हैं विद द सोर्स ऑफ करंट। सेम डायरेक्शन में हम करंट के फ्लो को कंसीडर करते हैं और यहां पर हम दिखा देते हैं थोड़े चार्ज। आप देख सकते हैं डायग्राम में यहां पर मैंने दिखाए हैं मोर चार्ज। तो ये जो मोर चार्ज है स्टूडेंट्स, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया ज्यादा गुजर रहे हैं। इन ज्यादा चार्जेस के फ्लो की वजह से थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा। तो जब ज्यादा चार्ज गुजरेंगे, ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा, तो हम क्या कहेंगे कि करंट की डेंसिटी यहां ज्यादा है। अगर हम यहां पर नंबर ऑफ चार्ज कम कर देते हैं, नंबर ऑफ चार्ज के कम कर देने से क्या होगा, तो जो फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया होने वाला है, ये पर यूनिट एरिया फ्लो ऑफ करंट कम हो जाएगा। तो जब बच्चों रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया कम होगा तो करंट डेंसिटी भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो मैं अगर यहां कंसीडर करता हूं, यहां की करंट डेंसिटी J1 है, यहां की करंट डेंसिटी J2 कंसीडर कर ली जाती है, तो मैं ये कहूंगा कि यहां जहां पर ज्यादा चार्ज का फ्लो आ रहा है पर यूनिट एरिया, वहां की करंट डेंसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द सेकंड केस जिसके अंदर हमारे पास पर यूनिट एरिया चार्ज का फ्लो कम है। अब करंट डेंसिटी को बच्चों कैसे चेंज किया जा सकता है, ये डिपेंड करता है नंबर 1 ऑन द एरिया ऑफ ए कंडक्टर। हम कंडक्टर कैसा यूज कर रहे हैं, हमारे पास वायर थिन है, हमारे पास वायर वाइड है, उसका क्रॉस सेक्शन कैसा है। एक तो मटेरियल के एरिया को अगर हम चेंज कर दें तो हमारे पास जो करंट डेंसिटी है वो वेरी कर सकती है। बट सेकेंडली हम चार्जेस की तादाद को चेंज कर सकते हैं थ्रू द सेम क्रॉस सेक्शन, जैसे कि आपको डायग्राम में दिखाया हुआ है। अगर दोनों वायर्स के क्रॉस सेक्शन सेम है तो भी करंट डेंसिटी को चेंज किया जा सकता है बाय वेरिंग द एक्सटर्नल पोटेंशियल। अगर मैं पोटेंशियल को वेरी करता हूं, मैं वोल्टेज चेंज कर देता हूं, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज भी चेंज होगा। जब रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज चेंज होगा थ्रू द सेम क्रॉस सेक्शन, तो हम क्या देखते हैं, क्रॉस सेक्शन तो सेम है, एक से ज्यादा करंट गुजर रहा है, एरिया उतना ही है, जबकि दूसरे से करंट कम गुजर रहा है, एरिया उतना ही है। तो जिसका करंट ज्यादा है, ज्यादा फ्लो आ रहा है, वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरे केस में कि जहां से करंट कम गुजर रहा है, करंट के कम गुजरने का मतलब क्या हुआ, एरिया तो उतना ही है, तो करंट कम गुजर जाने की वजह से करंट डेंसिटी कम हो जाएगी। सेकेंडली, मैं करंट डेंसिटी को कैसे वेरी करता हूं, इस चीज को भी समझ लेते हैं। हमने एक क्रॉस सेक्शन ये कंसीडर कर लिया, सपोज करते हैं कि यहां जो वायर थी हमारे पास थिन है और इसका एरिया हम कंसीडर कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर। दूसरी तरफ क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि मैंने जो बाय सोर्स ऑफ करंट है वो तो सेम रखा हुआ है, मैं सोर्स ऑफ करंट को वेरी नहीं करता हूं। मैं क्या कर लेता हूं,
मैं यहां पर मटेरियल की थिकनेस को चेंज कर लेता हूं, मटेरियल के एरिया को चेंज कर लेता हूं, ये हमारे पास आ चुका है बड़ा क्रॉस सेक्शन। वहां 1 सेंटीमीटर दिखाता हूं तो यहां मेरे पास सपोज करें कि 4 सेंटीमीटर आ चुका है। मैं क्योंकि बैटरी चेंज नहीं की, बैटरी सेम है, तो बैटरी सेम हो जाने की वजह से हमारे पास जो यहां पर चार्ज का फ्लो है वो तो सेम होगा। सपोज करते हैं कि यहां हमारे पास नंबर ऑफ चार्जेस की तादाद थी 12 चार्ज, 12 चार्ज जा रहे हैं, मान लेते हैं कि यहां पर भी 12 ही जा रहे हैं, 12 चार्जेस। मैं यहां चार्जेस थोड़े से और दिखा देता हूं, यहां थोड़े और दिखा देता हूं ताकि इक्वालिटी ऑफ चार्ज दोनों तरफ दिखे। अब 12 चार्ज सेम बैटरीज की वजह से यहां से भी एंटर हुए और स्टूडेंट्स यहां से भी एंटर हुए, लेकिन करंट डेंसिटी स्टिल डिफरेंट है। करंट डेंसिटी डिफरेंट क्यों है कि आप देख रहे हैं कि यहां एरिया कम है, एरिया कम है तो क्या हुआ, हमारे पास करंट डेंसिटी ज्यादा हो गई। सेकेंडली देख रहे हैं हमारे पास करंट कांस्टेंट यहां पर है, दोनों में से करंट सेम गुजर रहा है, चार्जेस की तादाद सेम है। सेकेंडली देखिए हमने क्या कर दिया, एरिया ऑफ वायर इंक्रीज कर दिया, बट चार्ज अब उतना ही जा रहा है पहले जितना, तो एरिया के इंक्रीज कर देने से क्या हुआ, एरिया इंक्रीज कर गया, चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर गई। तो स्टूडेंट्स हमने देखा नंबर 1 कि चार्ज डेंसिटी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। ये जो यूनिट एरिया है हम चेंज कर सकते हैं दो तरीकाकार से। नंबर 1, अगर हम बैटरीज को चेंज कर दें, डिफरेंट बैटरीज को यूज कर लें, मटेरियल की थिकनेस सेम रखें, नेचर सेम रखें, तो करंट डेंसिटी हम चेंज कर सकेंगे बाय वेयरिंग द बैटरी। सेकेंडली क्या कर सकते हैं, बैटरी सेम रख लें लेकिन वायर्स और कंडक्टर्स के क्रॉस सेक्शंस को चेंज कर लें, तो भी क्रॉस सेक्शन के चेंज हो जाने से करंट डेंसिटी चेंज होगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो इंपॉर्टेंट और टेक्निकल बात है आपको समझ आ चुकी होगी। एक आखिरी रिलेशन बताने के बाद इस लेक्चर को यहां पर एंड करते हैं कि जिस करंट डेंसिटी का यहां पर हमने जिक्र किया है, ये करंट डेंसिटी एक रिलेशन और भी हमें यहां पर मुतारिफ करवाती है और वो रिलेशन है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। स्टूडेंट्स ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये डायरेक्टली रिलेट करती है विद द करंट डेंसिटी। यहां सपोज करें कि हमने इनिशियल केस में जो समझा देखा कि यहां अगर करंट डेंसिटी ज्यादा है तो करंट डेंसिटी ज्यादा होगी तो यहां पर जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी ज्यादा होगी। जैसे कि दूसरे केस में हमने देखा था कि करंट डेंसिटी कम है तो करंट डेंसिटी के कम हो जाने की वजह से जो यहां पर मौजूदा फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होंगे उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहां के मुकाबले में कम होगी। तो हमने यहां पर दो बातें मजीद क्लियर कर ली, करंट डेंसिटी को कैसे वेरी किया जा सकता है और करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ क्या रिलेशन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड पूछता है और कहता है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इफ करंट एंड एरिया ऑफ ए कंडक्टर बिकम्स डबल। कि अगर हम किसी करंट को जो किसी कंडक्टर से पास कर रहा है उसको अगर हम डबल कर देते हैं और उसके साथ कंडक्टर का एरिया भी डबल कर देते हैं तो बताएं कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं उनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या फर्क आएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी होगी। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो यहां एक बात जो समझने वाली है, जानने वाली है, हमें एक रिलेशन का पता होना बहुत जरूरी है कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी बेसिकली ये डिपेंड कर रही होती है करंट डेंसिटी पे। अगर करंट डेंसिटी वेरी करेगी, करंट डेंसिटी चेंज होगी तो डेफिनेटली हमारे पास जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये भी चेंज होगी। तो यहां एक रिलेशन है हमारे पास कि जो v ड्रिफ्ट होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट डेंसिटी j। यहां पर हम मेंशन करते हैं ये जो j लिखा है मैंने, इस j का मतलब होता है करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी क्या होती है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो करंट डेंसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट एरिया ऑफ एनी कंडक्टर से कितना करंट गुजर रहा है, दैट फ्लो ऑफ करंट थ्रू द यूनिट एरिया इज नोन एज द करंट डेंसिटी J। अब ज्यादा करंट गुजरेगा ज्यादा एरिया से तो ज्यादा वेलोसिटी होगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बढ़ जाएगी। और अगर हम पर यूनिट एरिया करंट को कम कर देते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो यहां अगर हम रिलेशन में ये बात कंसीडर कर लें, लेट करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, सपोज करें कि वो v थी, बाय यूजिंग अबव रिलेशन अगर हम तमाम वैल्यूज को पुट कर दें जो हमें ऊपर गिवन कंडीशन में दी गई हैं तो देखते हैं कि वेलोसिटी कितनी बढ़ जाएगी। सो स्टूडेंट्स हम यहां देख लेते हैं
अगर मैं J को ऑब्जर्व कर लूं, J करंट डेंसिटी, करंट को हमने कर दिया डबल 2I, हमने एरिया ऑफ कंडक्टर को भी कर दिया डबल 2A, ये 2 से कैंसल हो जाएगा, हमारे पास एक्सप्रेशन वापस आ जाएगा J इक्वल्स टू I ओवर A। हमने ये देखा कि J जो इस कंडीशन में हमें दिखाई दे रहा है, J इज कांस्टेंट, यानी जो करंट डेंसिटी है स्टूडेंट्स, इस पे कोई फर्क नहीं आ रहा। तो मुझे एक बात बताइएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, अगर वही कांस्टेंट हो जाए, उसी में चेंज अगर ना रहे, तो क्या दूसरा फैक्टर जो उस पे डिपेंड कर रहा है उसमें चेंज आएगा? तो डेफिनेटली आपका जवाब होगा नहीं। यानी अगर J कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो भी कांस्टेंट होगी, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया होगा। जैसा कि हमने शुरू में कंसीडर किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने v कंसीडर की है, तो मैं लिख सकता हूं कि जब मैंने करंट और एरिया दोनों इंक्रीज कर दिए, इंक्रीज टू डबल किए हैं, तो डबल की वजह से करंट डेंसिटी कांस्टेंट रही, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। सो वी कैन राइट एज v इनिशियल इक्वल्स टू v फाइनल इक्वल्स टू v। हमारे इधर इस केस के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट किए जा रहे हैं अंडर द एक्शन ऑफ फील्ड और ड्यू टू द अप्लाइड पोटेंशियल, उसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा अगर हम स्टूडेंट्स क्या कर दें, करंट और जो कंडक्टर का एरिया है इन दोनों को अगर हम डबल कर दें। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज पे जो इंतहाई आसानी से फाइंड की जा सकती है, लेकिन अगर इस छोटी सी चीज की हमें नॉलेज ना हो, इंफॉर्मेशन ना हो, तो ये क्वेश्चन हमारा गलत हो सकता है। जैसे कि हमें अगर कोई पोटेंशियल फाइंड करने के लिए कहा जाए, कोई सर्किट गिवन करके या कोई बैटरी गिवन करके, तो हम उस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड कर सकते हैं या नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, को कैसे फाइंड करना है, आज हम इस टेक्निक पे बात करेंगे। और बेसिकली इस टेक्निक का नाम होता है पॉइंट पोटेंशियल मेथड। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं, लिखा कि हाउ टू कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी बैटरी। कोई भी बैटरी दे दी है उसकी और हमें कहता है कि आप फाइंड करें कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। लाइक आपने बहुत सारी ऐसी बैटरीज देखी होंगी सर्किट में कनेक्टेड, जो आप जिसके लिए लिख दिया जाता है 5 वोल्ट बैटरी। अब एक चीज ये तो समझ लें यहां पर सबसे पहले कि 5 वोल्ट अगर सपोज करो मैंने ले लिया किसी बैटरी के, तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि इसके पॉजिटिव पोटेंशियल पे 5 वोल्ट होंगे और इसके लो पोटेंशियल पे 0 वोल्ट होंगे। इसकी और भी पॉसिबिलिटीज हैं स्टूडेंट्स। अब लाजमी नहीं है कि आप हमेशा अपने जहन में ये रखें कि जो बड़ा टर्मिनल है वो 5 वोल्ट का है और जो लोअर पोटेंशियल है वो 0 वोल्ट का है, 0 पोटेंशियल का है। तो पॉइंट पोटेंशियल मेथड क्या कहता है कि आपके पास ऐसी कंडीशंस वेरी कर सकती हैं कि जिनके अंदर हाई और लो पोटेंशियल लाजमी नहीं है कि 0 और कुछ वैल्यूज के साथ हो। ऐसा भी हो सकता है, जैसे मेरे पास बैटरी 5 वोल्ट की है स्टिल, बट हो सकता है कि जो मेरे पास बड़ा टर्मिनल है वहां मौजूद हो 7 वोल्ट और मेरे पास यहां पर मौजूद हो 2 वोल्ट। अब ये नेट पोटेंशियल हमारे पास कैसे आया 5 वोल्ट? बेसिकली इसके लिए क्या करना होता है, हमने जो दोनों उसमें पोटेंशियल दिए हैं इन दोनों का आप लेंगे डिफरेंस, तो डिफरेंस अगर ले लिया जाए तो बन जाएगा 5 वोल्ट। इसी तरह स्टूडेंट हमें और भी बहुत सारी वेरिएशंस के साथ ये गिवन कर सकता है। सपोज करते हैं कि हमारे पास यहां पर बैटरी हो कहीं 9 वोल्ट की, तो यहां पर मैं सपोज करूंगा मुझे क्योंकि 5 वोल्ट ही चाहिए, तो यहां मेरे पास आ जाएगी 4 वोल्ट बैटरी, 4 वोल्ट पोटेंशियल। तो अब मुझे क्योंकि 5 वोल्ट फाइंड करना है बेसिकली, तो यहां पर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 9 - 4, तो मेरे पास बच्चों यहां पर आ जाता है 5 वोल्ट। तो इसी तरह से कोई भी वो कंडीशन बनाकर आपसे ऐसे सवाल कर सकता है, आपको ये नहीं गिवन होगा कि ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये भी 5 वोल्ट की है। आपसे ऐसे सवाल किया जा सकता है, आपसे कहेगा कि सपोज करें कि एक बैटरी है जिसके टर्मिनल्स पे आपको पोटेंशियल खुद से गिवन करता हूं, एक साइड पे 20 वोल्ट और दूसरी साइड पे है 15 वोल्ट। तो बताइए बैटरी कितने वोल्ट की है? तो हम फाइंड कर सकते हैं 20 - 15 इक्वल्स टू 5 वोल्ट बैटरी। ये अगेन एक ऐसा इत्तेफाक हुआ कि 5 वोल्ट की एग्जांपल बन गई। हम थोड़ा सा इसमें डिफरेंट देख लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई ऐसी बैटरी है जिसमें हमारे पास टर्मिनल उसने कनेक्ट कर रखे कुछ इस तरह से कि एक पे आ गया हमारे पास सपोज करते हैं 9 वोल्ट्स
और दूसरी तरफ हमारे पास आ जाते हैं 7 वोल्ट। तो अब ये बैटरी कितने वोल्ट की है, अगेन इसका डिफरेंस लेना है आपने। 9 माइनस 7, तो ये बन जाएगा बच्चों हमारे पास 3 वोल्ट। तो ये जो बैटरी इसने हमें इस वक्त दी हुई है, इसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है ये 3 वोल्ट होगा। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि इंतहाई आसानी के साथ हमने डिफरेंट गिवन बैटरीज के पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड कर लिया बाय यूजिंग पॉइंट पोटेंशियल मेथड। इस मेथड का नाम याद रहना चाहिए, दिस इज पॉइंट पोटेंशियल मेथड। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि इस मेथड को यूज करते हुए आप किसी भी सर्किट में किसी भी बैटरी का नेट पोटेंशियल डिफरेंस इजीली फाइंड कर सकेंगे। और ये मेथड आपके एमसीक्यूज और अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो इंशाल्लाह आपको सही टारगेट तक पहुंचाएगा, आपके लिए आंसर निकालना आसान होगा। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज, कि हमें वो कोई भी चार्ज गिवन कर सकता है, उस गिवन वैल्यू ऑफ चार्ज में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को निकालें। कंडीशन ये है कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना, बाय यूजिंग ट्रिक आप इसको सॉल्व करें। तो आए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है चार्ज की, जो कि हम पहले भी कई बार लिख चुके हैं, जिसके अंदर Q रिप्रेजेंट करता है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज को, जो कि गिवन करेगा। E इज द बेसिक वैल्यू ऑफ चार्ज, जो कि याद होनी चाहिए हमें, और N हमारे पास है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस फॉर्मूला को ऐसे लिख लिया जाएगा, N इक्वल्स टू Q ओवर E। अब स्टूडेंट क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो डेफिनेटली कोई ना कोई हमें चार्ज की वैल्यू तो गिवन करेगा। जैसे सपोज करते हैं, मैंने लास्ट एग्जांपल में भी Q कंसीडर किया था 4.8 कूलम, क्योंकि क्वेश्चन कई बार आ चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन था, वैल्यू बार बार आ चुकी है, इसलिए इस वैल्यू को मैंने एग्जाम्पल में शामिल किया। तो स्टार्ट यहीं से लेते हैं, हम इसको फॉर्मूला में पुट कर लेते हैं। N इक्वल्स टू चार्ज की वैल्यू है 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। अब बच्चों ट्रिक ये है, जो बात समझने वाली है, सबसे पहले तो आप ऐसा कर लें, आपने इन डेसिमल पॉइंट्स को खत्म करना है और ये जो 7 नेगेटिव वैल्यूज को न्यूमरेटर में ले जाकर पॉजिटिव कर देना है। मैं कैसे इसको कर रहा हूं, एक स्टेप इसमें एडिशनल और देख लेते हैं। ये बन जाएगा N इक्वल्स टू 4.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 19। अब नेक्स्ट ट्रिक क्या स्टूडेंट्स, आपके पास यहां लिखा हुआ 4.8 एंड 1.6 डेसिमल पॉइंट मौजूद है। इसको खत्म करने की ट्रिक ये है, क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप 10 से। अगर मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई 10 से कर दूं और नीचे वाली वैल्यू को भी मल्टीप्लाई 10 कर दूं, यानी सिंपली मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय अगर 10 कर दूं तो मुझे नजर ये आ रहा है कि डेसिमल पॉइंट खत्म हो जाएगा। सपोज करते हैं पेपर में हमारे पास 3 डिजिट वैल्यू आ जाती है, तो आपने देखा है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन कौन सी है। अगर वो पहले डिजिट की बात है तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के बाद, अगर दूसरे डिजिट की बात है तो मल्टीप्लाई कर देंगे उसको भी 10 के साथ। तो आपने ये देखना है कि डेसिमल पॉइंट की पोजीशन कितनी है और नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं। गर्ज ये है कि आपने ऐसे डिजिट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है कि जो डेसिमल पॉइंट है इस वैल्यू से खत्म हो जाए। जैसे अगर मैं 4.8 को 10 से स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करवा दूं और 1.6 को मल्टीप्लाई करवा दूं 10 से, एंड साथ मेरे पास आ जाएगा 10 की पावर 19, तो मुझे दिखता है कि ये बन जाएगा 48 ओवर 16 इंटू 10 इज पावर 19। अब यहां आप इसको डिवीजन प्रॉपर भी कर सकते हैं और कटिंग मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूं कि स्टूडेंट अगर इसको हम काट दें, आप जितना भी पॉसिबली छोटे टेबल से चला सकते हैं इसको चलाएं। अगर आप फुल कटिंग डायरेक्ट बड़े टेबल से चलाना चाहते हैं वो भी हो सकता है। सो अगर पॉसिबली 2 का टेबल चलाएं तो 2 8 जा 16, 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। नेक्स्ट कटिंग मुझे ये दिखाई देती है कि ये 8 1 जा 8 एंड 8 3 जा 24, तो ये वैल्यू बनती है 3 इंटू 10 इज पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आ गया आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर। अब यहां पर स्टूडेंट्स का कुछ और भी क्वेश्चन होता है, सर ये आपने ऐसा सवाल सॉल्व कर दिया कि जिसके अंदर ये प्रॉपर डिविजिबल थे, प्रॉपर कटिंग होगी। एक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे जो प्रॉपर डिविजिबल ना हो, तो उसके लिए टेक्निक क्या होगी। सो सेकंड क्वेश्चन हम ऐसा कंसीडर करते हैं, लाइक Q इक्वल्स टू 8.3 कूलम्स। अब मुझे ये दिख रहा है कि जो 8.3 है प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है 1.6 के साथ, तो हम क्या कर लेते हैं, N इक्वल्स टू 8.3 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10 इज पावर माइनस
19। अब स्टूडेंट्स पहले वाला काम तो आपने वैसे ही कर लेना है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 अगर कर लिया जाए और इस वैल्यू को ऊपर ले जाएं तो ये प्लस हो जाएगा, ये बन जाएगा 83 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 10 इज पावर प्लस 19। अब इस बात को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे, प्रैक्टिस के बाद हम जस्ट डायरेक्ट इस स्टेप तक आ जाया करेंगे, क्योंकि मुझे मालूम है 2 डिजिट वैल्यू है, तो 2 डिजिट वैल्यू में से डेसिमल पॉइंट खत्म करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 10 करना है। सो अगर मैं इसकी कटिंग करूं तो मुझे दिखता है कि प्रॉपर कटिंग नहीं हो पाती। सो आप इसको यहां पर डिवाइड कर लें, जो आप बचपन से डिवीजन चलाते आ रहे हैं। मुझे दिखता है कि 16 to 32 होता है, तो अगर इसको टेबल को फर्दर चलाया जाए तो ये 16 5 पे अगर लेकर जाएं तो ये राउंड अबाउट 80 बनता है। अगर नीचे हम इसका रिमाइंडर लिख लें, ये बनता है 3। अब प्रॉपर टेबल चलाने के लिए यहां पर 0 होना चाहिए, तो इसका मेथड ये होता है कि ऊपर आएगा पॉइंट और नीचे वाली वैल्यू के साथ आ जाएगा 0। अब स्टूडेंट्स मैं देख रहा हूं कि 16 to 32 होता है, तो 32 मुझे नहीं चाहिए, 30 या 30 से कम वैल्यू चल सकती है, तो 16 1 जा 16 करते हैं, हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा 14। अब ये डिवीजन चलती रहेगी, ये प्रॉपर डिवीजन नहीं है, ये आगे फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट की आगे वैल्यूज आती चली जाएंगी। मेरा रिक्वायर्ड आंसर मुझे एमसीक्यू के सॉल्यूशंस में दिखाई देने लग जाएगा, तो आपको कहीं आंसर्स में दिखाई देगा 5.1, सम वैल्यूज और भी हो सकती हैं, हमें पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, और साथ आगे लिखा होगा इंटू 10 इज पावर 19। तो स्टूडेंट हमारा ये आंसर आ चुका है। हमने देखा कि अगर प्रॉपर डिविजिबल ना हो तो भी हम इस ट्रिक के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी शर्त ये है आपको ये डिवीजन आती हो, इसको एक बार एग्जाम में जाने से पहले अच्छे से फ्रेश करें और देखें कि आपको इस मेथड में कहीं कोई प्रॉब्लम या कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आपने यहां मिस्टेक कर दी तो इतनी सारी ट्रिक्स लगाने के बावजूद आपका आंसर मैच नहीं करेगा। तो कुछ बेसिक चीजें जो आप छोटी क्लासेस से चलाते आ रहे हैं, लाइक डिवीजन हो गई या मल्टीप्लिकेशन एंड कटिंग हो गई, तो इन चीजों को आपने फ्रेश कर लेना है ताकि ड्यूरिंग एग्जाम आपको इन छोटे छोटे बेसिक मेथड्स में गलती की वजह से एमसीक्यू गलत होने पे कोई डाउट ना हो। उम्मीद है कि इस ट्रिक के जरिए आप इस क्वेश्चन को किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं।